नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर के उपचुनाव के परिणाम क्या सामने आए, घंटी बजने लगी कि आखिर 2027 में क्या होने वाला है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ है सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बयां कर रहे हैं कि आखिर 2027 में कौन बाजी मारेगा। लेकिन इन सबके इतर तीसरी हालत जो है अवधेश प्रसाद की है, जिनके बेटे अब उनकी सीट से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। इस पूरी चर्चा पर आज हमारे साथ हैं गौरव और हमारे सहयोगी सौरभ। इस पूरी बात पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो 3 बयान सुनाते हैं जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। जी हां, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अवधेश प्रसाद को लेकर कि उन्होंने मिल्कीपुर की जो रिजल्ट आए उस पर उन्होंने पहले क्या बयान दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव। विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, आज मतगणना शुरू है। मुझे तीर्थतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरजू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में। तो सुना आपने किस तरीके से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो या अवधेश प्रसाद, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। लेकिन अब हम अपने सहयोगी की तरफ लौटेंगे। गौरव, ये जो आपने बयान सुने, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो तमाम आरोप लगा रहे हैं,
क्या 2027 के पहले जो एक झटके के तरीके से मिल्कीपुर का उपचुनाव माना जा रहा था सपा के लिए, क्या उसके बाद समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फिर उसको काउंटर कर लेगी सपा? देखिए मोहित, मैं सबसे पहले थोड़े से अतीत में जाना चाहूँगा। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो गोरखपुर और फूलपुर की जो लोकसभा की सीट थी वो खाली हुई थी। उन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थे, जो प्रवीण निषाद थे, और फूलपुर से प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी लगभग बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे। उसके बाद आपने देखा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे रामभुआल निषाद अति आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और फील्ड में जो है प्रचार करने नहीं गए। सेम वही माजरा पूरा मिल्कीपुर में भी देखने को मिला। जिस तरीके से लोकसभा में अवधेश प्रसाद बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके खुद की विधानसभा में जब चुनाव होता है तो वो किस तरह बड़े मार्जिन से अपने बेटे को चुनाव हरा पाते हैं। क्योंकि हरवाने में भी किस तरीके से आप देखिए पूरा प्रभार जो था वो अयोध्या जिले का जो पूरा प्रभार है वो इस वक्त अवधेश प्रसाद के पास ही था। और इस पूरे चुनाव की जो जिम्मेदारी थी, यहां तक देखिए कि शिवपाल यादव पर इतना बड़ा संगठनात्मक अनुभव होने के बाद भी अखिलेश यादव ने चाचा से ऊपर उठते हुए अवधेश प्रसाद को तरजीह दिया। तो इस तरीके से देखिए जिस तरीके से अति आत्मविश्वास देखने को मिला। और एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए कि अब जुलाई में चुनाव हारने के बाद लोकसभा का तभी से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी कि किस तरीके से मिल्कीपुर का जो किला है समाजवादी पार्टी का उसे ध्वस्त किया जाए। तो ऐसे में देखिए कि जो एक लगातार माइक्रो मैनेजमेंट का एक जो उदाहरण पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वो पेश किया है इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में, तो ये भी देखने वाली बात है किस तरीके से, क्योंकि वो जो लहर था एक, अभी भी आप जाइए उस जिले में, इसमें दो राय नहीं है कि अभी भी दलितों के सबसे बड़े नेता जो हैं वो अवधेश प्रसाद ही हैं अयोध्या जिले में। चाहे आसपास की जब से लोकसभा का चुनाव जीते हैं पूर्वांचल में हम कह सकते हैं कि दलितों के उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है किसी भी पार्टी में। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो वो प्रदेश अध्यक्षों का एक फौज हो, एक कैबिनेट का फौज हो, वो उतारा गया। उसके बाद लगातार एक प्रचार का दौर चला। वहां के जो प्रभारी हैं, जो जिले के प्रभारी हैं, वो लगातार मीटिंगों का दौर चला। अभी चुनाव के पहले हमारी बातचीत हो रही थी एक पदाधिकारी से, उन्होंने बताया कम से कम 1000 से ज्यादा मीटिंग्स हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सोचिए एक उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरी तैयारी के मूड में थी और किस तरीके से एक मिशन बना लिया था मिल्कीपुर के किले को ध्वस्त करने के लिए। तो ये देखिए दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सीरियस पॉलिटिक्स करती है। और वहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये पहला चुनाव नहीं था, हमने लोकसभा के 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी देखा था किस तरीके से गोरखपुर सीट जो जीती हुई सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये भी देखिए इस चुनाव से कहीं ना कहीं सीख लेते हुए अखिलेश यादव को आगे का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस पूरी चर्चा में आपने जिक्र किया शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव का जिक्र मुझे आता है याद कि जब घोसी का उपचुनाव हुआ था तब भी यही सिनेरियो था कि एक तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद दारा सिंह चौहान इस्तीफा देते हैं और तब भी सत्ता जो है योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी। लेकिन वो चुनाव समाजवादी पार्टी एक मिशन मोड में लड़ती है, उसी मिशन मोड में यहां लड़ा गया। लेकिन शिवपाल यादव नदारत रहे, रामगोपाल यादव उतने सक्रिय यहां नजर नहीं आए, जबकि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव घोसी की गली गली में गए थे। मतलब आप देखिए राजीव राय के साथ रामगोपाल यादव घोसी में घूम रहे थे, मुझे याद है। तो ये एक वो पर्सपेक्टिव है कि क्या यहां पर मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी पहले से मान के चल रही थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन उतने प्रयास नहीं किए जितने कि वो पहले के उपचुनाव में करते रहे हैं। क्योंकि घोसी का उपचुनाव में देखता हूं कि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं निकलते थे, लेकिन घोसी का उपचुनाव ऐसा था कि जहां पर अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए और रैली करने के लिए पहुंचे। क्या लगता है सौरभ भाई आपको कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेटेजी थी या फिर समाजवादी पार्टी पहले मान चुकी थी कि यहाँ पर जीतना आसान नहीं है? देखिए कि मिल्कीपुर चुनाव जो था, जिस तरीके से सपा ने इसको लिया, वो कहीं ना कहीं बहुत हल्के में ले लिया। जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव को पूरे मीडिया इंडस्ट्री में कई बात कही जाए या पूरे उत्तर प्रदेश में इस नज़र से देखा जा रहा था कि इसके बाद जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो उसके लिए सबसे अहम इलेक्शन है जो जीतना जरूरी है।
लेकिन उसमें हम जब देखते हैं तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार वहाँ पर 9 रैलियां करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उतना ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर नजर नहीं आते हैं। अखिलेश यादव आखिरी दिन प्रचार करने पहुंचते हैं, आखिरी दिन प्रचार करने पहुंचते हैं। और एक रैली उसके पहले भी की थी उन्होंने, बस मतलब मैक्सिमम 2 रैलियां, और उनका पूरा भरोसा केवल इतना रहता है कि अवधेश प्रसाद चूंकि लगातार जब से वो अयोध्या का चुनाव जीते उसके बाद से लगातार अखिलेश के साथ वो दिख रहे थे। हर चाहे वो संसद में आप देखिए कि जहां भी थे तो हमेशा अखिलेश के साथ में जब से ज़्यादा जो दिखे हैं अवधेश दिखे हैं। तो उनको लगा कि अवधेश से हमारा ब्रांड हो चुके हैं और हम मिल्कीपुर का चुनाव जीत लेंगे। हालांकि फैजाबाद मिल्कीपुर के आसपास में अयोध्या में एक घटना भी होती है चुनाव से कुछ दिन पहले, उसका मुद्दा बनाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो बूथ मैनेजमेंट है, लोगों को कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से चुनाव को जब जीतने के लिए ठान लेती है बीजेपी, मेरा मानना यह है तो वो पूरी जोर लगा देती है। उस तरीके का जोर दिखा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से योगी आदित्यनाथ जाते हैं, अपर्णा यादव को भी भेज दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लो कुछ वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हों तो वो भी आ जाए बीजेपी की तरफ। वही सवाल था कि अपर्णा यादव को भेजा जाता है यादव वोट बैंक के लिए, लेकिन आप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव नहीं दिखते वहां। बिल्कुल। और इवन जो तमाम सांसद हैं जो यादव परिवार के हैं, डिम्पल यादव भले ही जाती हैं, लेकिन और कोई सांसद वहां पर नजर नहीं आता। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को एज ए ट्रॉफी मान लिए हैं कि ये हमने फतेह कर लिया है, तो वो लगातार जो ट्रॉफी शो ऑन करने के चक्कर में जो दिखाते हुए नजर आए, ये ओवर कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव का, जो मिल्कीपुर का चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। जहां तक जिक्र आपने करा कि मऊ की घोसी विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था वहां सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से थे और दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा में चले गए। तो वहां देखिए, वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए दारा सिंह चौहान वहां चुनाव जीते थे, क्योंकि वहां उनको ऐसा लगता था कि समाजवादी पार्टी की लहर है और सत्ता एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की है, हो सकता है कि सरकार आ जाए। इस चक्कर में वो समाजवादी पार्टी का हाथ था, एक लंबी लिस्ट थी, लालजी वर्मा से सरीके, वो स्वामी प्रसाद। ऐसा नहीं है, आप देखिए अखिलेश यादव को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो मिल्कीपुर में नहीं एक्टिव दिखे, वो दिल्ली में जहां पे आपको सपोर्ट कर रहे थे यहां भी उतने एक्टिव नहीं दिखे। लेकिन घोसी का जो उपचुनाव था उसकी देखिए एक बानगी ये थी कि उसी समय चाचा और भतीजे का जल्द ही एक तरीके से टाई-अप हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो एक चाचा को वो भी देना, मिसाल भी पेश करना था, चूंकि इसीलिए भतीजे ने पूरे चुनाव की दामोदार एक चाचा के कंधों पे डाल दी, ताकि चाचा खुद को एक तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर कि अभी भी हमारी जो एबिलिटी पहले थी, जिस उसमें मैं पहले रहता था, जिस कह सकते जिस भूमिका में पहले रहता था, उसी भूमिका में अखिलेश यादव ने उनको एक बार फिर से ढालने का प्रयास किया और चाचा ने उसका परिणाम भी देके दिखाया। लेकिन देखिए उस पूरे चुनाव में जिस तरीके से 40 दिन का एक पूरे तरीके से देखिए 40 दिन तक शिवपाल यादव घोसी विधानसभा में टिके रह गए, डोर टू डोर गए, यहां तक कि गौरव की शिवपाल यादव एसपी कार्यालय जाते हैं, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए कोई नेता एसपी और डीएम कार्यालय जा रहा है, वो भी शिवपाल सिंह यादव और वहां से बात करके और हल निकलवा के ला रहा है। चुनाव के दिन देखिए जब वहां चुनाव हो रहा था तो किस प्रकार से शिवपाल यादव लगातार वहां के जो एसएचओ थे और थानों के एसएचओ थे, वहां के दरोगा थे, सबसे बातचीत कर रहे थे, कहीं चुनाव पोलिंग बूथ पे कुछ अनियमता न हो जाए, इसको लेकर लगातार शिवपाल यादव एक्टिव थे। और इस चुनाव में अगर देखिए जब भी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पुराने समाजवादी रहे हैं और मुलायम सिंह यादव को वो सारा जो कहते हैं ना कि वो गुणा गणित वो सारा समझते थे, क्योंकि उस समय जो अभी एक बड़ा शब्द वायरल होता है सोशल मीडिया पे, या यूं कहें कि मीडिया चैनल में बड़ा चलता है कि मोदी के हनुमान, तो वो जो हनुमान का टैग था ना, वो मुलायम सिंह यादव के जमाने में शिवपाल यादव के पास ही था। तो जिस तरीके से पूरा, चूंकि मुलायम सिंह यादव जो थे वो सरकार चलाते थे, वो दिल्ली की राजनीति करते थे, जब सरकार यूपी में बनती तो यूपी की राजनीति करते थे, लेकिन जो संगठन था, संगठन को जो मजबूती बनाए रखनी थी, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक सिलसिला था, वो शिवपाल यादव के हाथ में था और वो घोसी के उपचुनाव में देखने को भी मिला। लेकिन मिल्कीपुर में जिस तरीके से शिवपाल यादव को हम कहें नजरअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं चुनाव का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। हालांकि वो एक चीज और जानने वाला है कि मुलायम सिंह यादव देखिए तो उनके जो विश्वसनीय थे तो वो लगातार उनके साथ बने रहते थे, और अखिलेश यादव के साथ क्या समस्या है देखने में जो मुझे लगता है कि हर चुनाव में इनका विश्वास पात्र बदल जाता है, इनका खास बदल जाता है। कभी शिवपाल यादव इनके साथ खास होते हैं, कभी अवधेश हो जाते हैं, तो एक जैसे टीम होती है ना कि कहते हैं कि टीम से चुनाव जीती जाती है, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अभी उतने तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं कि वो अपनी एक ऐसी टीम बना लें कि जहाँ पे ये पता हो कि अखिलेश के बाद नंबर 2 पे कौन है।
वो नंबर 2 अभी तक की तय ही नहीं हो पा रहा है। आप बीजेपी में जीती है देखिए, तो वहां पे दिखता है कि हाँ भाई एक हायरार्की नजर आती है कि पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, सीएम योगी हैं। एक तरीका दिखता है कि हाँ एक टीम है जो ये वर्क करती है चुनाव पे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ में क्या है कि जैसा मिल्कीपुर का जब चुनाव हो रहा है तो उनके सामने केवल एक फेस था, वो था अवधेश पासी का। केवल अवधेश 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 ही चल रहा था, शिवपाल गायब थे। लेकिन उसके लिए तो आपको सेकंड लाइन की एक जो वो कहते हैं ना कि आपको तैयार करनी पड़ेगी, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्वालिटी तैयार करनी समस्या पड़ेगी। कहाँ पे आ आपको रही है? सर्वे सर्वा जब सारा पद आप ही को चाहिए, लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें आप ही को लड़ना है, विधानसभा का चुनाव होगा तब भी आप लड़ेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको केंद्र की राजनीति करनी है कि राज्य की राजनीति करनी है। आपके उसमें एक फेरिस्त में होना चाहिए ना कि हमारे लिए कौन सी चीज ऊपर है, राज्य ऊपर है या केंद्र मुझे ऊपर ये है? याद है गौरव कि जब अखिलेश पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जितने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए अधिकतर जो मुलायम सिंह यादव उनके करीबी थे, जो उनके विश्वास पात्र थे, उन्हीं लोगों को सीएम, चाहे उनकी उम्र 65 साल की थी, 65 साल की उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुलायम सिंह के साथ में शुरुआत से जुड़े थे। लेकिन अखिलेश यादव के तकरीबन मुझे लगता है कि 10 साल से 12 साल 15 साल हो रहे होंगे राजनीति में उनको एक्टिव हुए, लेकिन अभी तक की उनकी एक टीम नहीं तैयार हो पाई है कि ये टीम अखिलेश है, कि इसमें ये लोग मुझे हैं। लगता है कि अखिलेश यादव इस मामले में ये भी है कि मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे उनके बारे में ये था कि उनको भरोसेमंद लोग मिले या वो परख ले। लेकिन अखिलेश यादव के साथ ये हुआ है कि कई तमाम जिन जिन लोगों के साथ अखिलेश यादव ने हाथ थामा, कई लोग छोड़ के चले गए। देखिए जयंत चौधरी सबसे बड़ा उदाहरण, ताजा उदाहरण तो अभी ओम प्रकाश राजभर को ले प्रकाश लीजिए। राजभर ले लीजिए। 2022 के चुनाव में जब पूरी जिम्मेदारी पूर्वांचल संजय की निषाद हैं, पूरे पल्लवी पटेल हैं। आप देखिए कि लंबी फहरिस्त है। जिस ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश राजभर बनाया अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की पूरी जिम्मेदारी दे दी, यहां तक कि टिकट वितरण तक की जिम्मेदारी दे दी। और उसके बाद टिकट वितरण में किस तरह से किस चीजों का इस्तेमाल किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। तो आप देखिए अखिलेश यादव के अंदर जो वो लोगों की पहचान करने की जो एक कला है वो मुलायम सिंह यादव से वो नहीं सीख पाए, और वो सीखना भी अपने चाचा शिवपाल यादव तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव के आने के अगर शिवपाल यादव एक्टिव होंगे राजनीति में उस तरीके से जिस तरीके से मुलायम सिंह एरा में एक्टिव हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके कदकाठी को पार्टी में उस तरीके से महत्व नहीं मिलेगा जिस तरीके से महत्व इनको अभी मिल रहा है। तो ये तमाम चर्चा है, लेकिन जो मुख्य चर्चा थी कि आखिर मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है, आप दोनों लोगों से शॉर्ट में आंसर चाहूंगा कि मिल्कीपुर की हार जो है सपा के लिए कैसा संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश? देखिए समाजवादी पार्टी को मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने ग्राउंड पर भी देखा, हम लगातार जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद लगातार हम लोग मिल्कीपुर को लेकर एक्टिव थे कि हर एक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हम लोग नजर लगाए हुए थे। वहाँ एक चीज जो देखने को मिल रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे वो लगातार एक्टिव मूड में थे, और वो उनका एक पन्ना प्रमुख जो कार्यक्रम था जो 2019 में अस्तित्व में आया था लोकसभा के चुनाव के समय, वो देखिए कि जो बूथ स्तर का जो अध्यक्ष था वो से लेकर और जो मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक वो लगातार लगे हुए थे। और वहां एक माइक्रो मैनेजमेंट मैंने इस चुनाव में पहली बार ये वानगी देखने को मिली यूपी में कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैनेजमेंट जो किया गया था कि वहां 3 तरीके से वोटरों को डिवाइड किया गया था। एक वोटर उन समूह को ग्रुप बनाया गया था जो न्यूट्रल फॉर्म में थे, और एक था कि जो समान विचारधारा के थे, एक जो अपोजिट विचारधारा के थे। तो देखा गया कि जो न्यूट्रल वाले हैं वो, क्योंकि एक न्यूट्रल वोटर होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, सभी जानते हैं कि वो जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मीटिंग करी उस पूरे क्षेत्र में कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये जो 27 में क्या होगा, देखिए 27 में जिस तरीके से, चूंकि आप सभी जानते हैं कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है, तो हम इसको लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक जो पॉजिटिव इंपैक्ट लेके जाना होता है कि एक पॉजिटिव इंटैक्ट के साथ आगे बढ़ना होता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उससे पहले एक चुनाव 26 में पंचायत का होने वाला है। चाहूंगा अब एक शॉर्ट में जवाब सौरभ भाई से। आप देखिए 2027 का चुनाव अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है मिल्कीपुर चुनाव हारने से, और कहीं ना कहीं अब आगे इसका 2027 में को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इस हार के बाद में कई नेता इनसे टूट भी सकते हैं भविष्य में। जैसे आप पिछले चुनाव में ओपी राजभर टूटते हैं, तो हो सकता है इस चुनाव में भी ऐसा हो। तो 2027 का चुनाव वाकई में सपा के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला होगा। तो फिर फिलहाल ये थी चर्चा कि आखिर 2027 में जब चुनाव आएंगे तो उसका मिल्कीपुर का कितना असर देखने को मिलेगा। इतना तो साफ है कि वो जो 2027 के चुनाव रहेंगे उसमें नए समीकरण अपने हिसाब से नए तरीके से बनेंगे, लेकिन फिलहाल जो अयोध्या के लोकसभा चुनाव की जो हार थी भारतीय जनता पार्टी की,
उसको कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कम करने की कोशिश की है। लेकिन जनता तक क्या कुछ 27 तक समीकरण रहते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।